गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर रखा है इस ब्लॉक का। अब हम सेकंड ग्रुप के बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सेकंड ग्रुप में देखा जाए हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम है। अपने सबको करना क्या है कि ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को, अगर इसको एक कंपैरेटिव वे में लर्न कर लिया जाए तो अपने लिए बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए हम ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बाकी काफ़ी कुछ आपको पहले से पता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल का केवल एक ही मतलब है कि जैसे एल्केली मेटल्स जो हम लोगों ने नाम दिया था, ये सब के सब वाटर सॉल्युबल, उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड थे और स्ट्रॉन्ग बेस थे, इसीलिए उनको एल्केली वर्ड यूज़ किया गया था। एल्केलाइन अर्थ मेटल का सिंपल मतलब क्या है कि अपने अर्थ के की जो सॉयल है ये काफ़ी जगहों पर देखिए एल्केलाइन नेचर की है, बेसिक नेचर की है। और बेसिक नेचर का होने का केवल एक ही रीज़न है कि उसमें सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के साल्ट अपने सॉइल के अंदर मिले हुए हैं, इसीलिए इनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। आपको इसमें 6 एलिमेंट दिमाग में रखना है: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करना चाहेंगे। बड़ा सिंपल सा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला तो काम आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग हमेशा लेते हैं। तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये NH2 होगा। N यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल है। अब जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि एटॉमिक नंबर कैसे इसमें आपको कह सकते हो कि कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर 4 सबको पता है। अब 8 एलिमेंट्स के बाद इसका रिपीटिशन होना है तो 8 ऐड कर देंगे, इसका एटॉमिक नंबर आएगा। फिर 8 के बाद रिपीटिशन होना है, 8 ऐड कर देंगे, इसका एटॉमिक नंबर बनेगा। फिर 18 के बाद रिपीटिशन होना है, 18 ऐड कर देंगे, स्ट्रांशियम का बन जाएगा एटॉमिक नंबर। फिर 18 के बाद रिपीटिशन होना है, फिर 18 ऐड कर देंगे, बेरियम का बन जाएगा। और फिर 32 के बाद रिपीटिशन होना है, हम 32 ऐड कर देंगे तो लास्ट वाले का यहाँ पर एटॉमिक नंबर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के टाइम में स्मार्ट वे में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे हीलियम लिख दिया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 तक का कॉन्फ़िगरेशन हमने हीलियम के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो 2H2। फिर ऐसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, उसके आगे 3, 4, 5, 6, 7H2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कि आउटर सेल में जो इनके s ऑर्बिटल है उसमें पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो अपने को इस लेवल पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। बाकी जो इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कैरेक्टर तो ज़्यादातर आप लोगों को पहले से ही पता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो भी इस ग्रुप के मेंबर का बनेगा वो फर्स्ट ग्रुप मेंबर के रिस्पेक्ट में स्मॉल आएगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज़ होता है और टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर कोई भी डिसिमिलर बिहेवियर या कोई भी डिसिमिलरिटी नहीं है। आयनेशन एंथैल्पी की हम बात करते हैं तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी एल्केलाइन अर्थ मेटल की, वो सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में हाई आएगी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले की वैल्यू की बात करें तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो आएगी वो फर्स्ट वाले की काफ़ी हाई है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के बाद इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट हो जाता है। लेकिन इनमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद भी चूँकि आउटर सेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो आएगी एल्केलाइन अर्थ मेटल की, ये फर्स्ट के रिस्पेक्ट में मच स्मॉलर आएगी। जैसे दे रखा ना, आयनेशन एंथैल्पी सेकंड वैल्यू ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। कंपेरेटिव अगर आप लोग इसको थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड का लर्न करोगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। हाइड्रोजन एंथैल्पी की हम लोग बात करते हैं। अब जो एल्केली मेटल्स होते हैं उनके ऊपर +1 चार्ज है, उनकी साइज़ भी लार्ज है, और जो इनके सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के आयन बनेंगे इन पर देखिए +2 चार्ज है, और इनकी साइज़ भी अगर हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तो स्मॉल आएगी। तो दोनों वैल्यू हाइड्रोजन को सपोर्ट कर रही है। तो हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केली मेटल्स। The hydrogen enthalpy of alkaline earth metals ions decrease with top to bottom, क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन एंथैल्पी
डिक्रीज़ करेगी क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करेगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं, जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये सब लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हैं, लेकिन इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग होगा वो फर्स्ट ग्रुप के रिस्पेक्ट में कह सकते हो कि ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी साइज़ एटॉमिक और आयनिक रेडियस स्मॉल है। इसलिए फर्स्ट ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग और बॉइलिंग हाई होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम नॉर्मल मेटल से कंपेयर करेंगे तो इनका लोअर आएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सब के सब मेटल हैं, सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। जहाँ तक फ्लेम कलरेशन की बात आएगी, जैसे एल्कली मेटल्स जो थे वो देखा जाए फ्लेम में एक पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट कर रहे थे, ये भी फ्लेम में एक पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट करेंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज़ स्मॉल है, इनका इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेड नहीं होगा, इसलिए इनके फ्लेम का कोई भी कलर देखो यहाँ नहीं बनेगा। अगर ये बॉन्ड भी करेंगे, अगर इनका मतलब कह सकते हैं इनको बहुत हाई टेम्परेचर हम दे दें, इनका ऑक्साइड बनने लगेगा तो एकदम से वाइट वाले वो जो डार्जिलिंग फ्लेम्स नज़र आती हैं वो वाली सिचुएशन यहाँ पर आएगी। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर इम्पार्ट करेगा, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड कलर इम्पार्ट करेगा, बेरियम ग्रासी ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा और रेडियम क्रिम्सन रेड कलर इम्पार्ट करेगा। इसी कलर के बेसिस पर हम लोग जब कैटायन का टेस्ट करते हैं लैब में तो बेरियम, ये कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का फ्लेम टेस्ट करके इनके सॉल्ट का फ्लेम टेस्ट करते हैं। तो इनके सॉल्ट को अगर फ्लेम पर गर्म किया जाएगा तो अगर कैल्शियम का सॉल्ट होता है तो फ्लेम का कलर ब्रिक रेड कलर का होता है, स्ट्रॉन्शियम का अगर सॉल्ट होता है तो क्रिम्सन रेड कलर का बनता है, और अगर बेरियम का होता है तो ग्रासी ग्रीन कलर का कह सकते कलर बनता है। कलर के लिए आप लोगों को पहले से पता है कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और एक्साइटेड होने के बाद जब वो डी एक्साइटेड होगा तो अगर वो रेडिएशन विजिबल फील्ड में इम्पार्ट करेगा तो अपने को कलर नज़र आएगा। इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम लोग करते हैं। सब तो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन, जितने भी मेटल्स हैं ये सब के सब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्साइड बनाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में बेरिलियम और मैग्नीशियम ये इनर्ट हैं, क्योंकि देखा जाए इनके ऊपर ऐसा एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि इनको फर्दर रिएक्शन से रोकती है या प्रोटेक्ट कर देती है। इसीलिए बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। इनके सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इस बेसिस पर देखा जाए, लेकिन ये भी रिएक्ट तो करेंगे अगर सरफेस से ऑक्साइड की लेयर हटा दी जाए और उसके बाद इनको स्ट्रांगली हीट किया जाए एयर में या ऑक्सीजन में, तो इनके ऑक्साइड रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनेंगे। ये अपने को पता होना चाहिए। इसके आगे देखा जाए हम लोगों के पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं बेरिलियम को छोड़ करके सब हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होंगे और आयनिक नेचर का हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे। M+H2 गिव्स आउट MH2। यहाँ पर M जो है मैग्नीशियम से लेकर के बेरियम तक आएंगे। CaH2 को हम लोग हाइड्रोलिथ का नाम देते हैं और ये स्पेशली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो CaH2 अगर हमने लिया है और इसका रिएक्शन हम H2O से करा दें तो कैल्शियम तो अपना रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग CaH2 को यूज़ करते हैं, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन और वाटर, अब वाटर के साथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर इनर्ट टुवर्ड्स वाटर। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम रिएक्ट विथ वाटर विथ लेस डिफ़िकल्टी, मतलब इनको भी हीट करना पड़ेगा अपने को। तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जो भी इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे बेसिक नेचर के होंगे और बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगी, जो हम लोगों को पहले से पता है वही सेम कैरेक्टर यहाँ पर बनेगा। इसके आगे देखा जाए हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं सब एक्टिव मेटल्स हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ अगर इनका रिएक्शन करा दिया जाए तो मेटल अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर डाइल्यूट एसिड हमारी HCl है तो मेटल का क्लोराइड बनेगा। अगर डाइल्यूट एसिड हमारी H2SO4 है तो मेटल का सल्फेट बनेगा और हर सिचुएशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन के साथ अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन करा दिया जाए
तो यहाँ पर हमें चूँकि हीट करना पड़ेगा और हीट करने के बाद मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का हैलाइड बना देगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है, अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन की बात की जाए तो अमोनिया के साथ जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल हैं लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएंगे और डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे और अमोनिएटेड आयन बना देंगे। जैसा कि एल्कली मेटल्स वाटर सॉल्युबल थे, वैसे ये भी देखा जाए वाटर के अंदर डिसॉल्व सॉल्युबल होकर के अमोनिया में डिसॉल्व होकर के यहाँ पर जैसे मेटल है तो मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अमोनिएटेड कैटायंस का फॉर्मेशन करेगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे सोल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक नज़र आएगा और इस आयन की वजह से सोल्यूशन कंडक्टिंग नेचर शो करेगा। इसके बाद देखो जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कुछ डिस्कस करनी है, बड़ी कॉमन है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कुछ चीज़ें बेसिक दी गई हैं जैसे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। जितने भी ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द फार्मूला MO, मतलब बेरिलियम से लेके बेरियम तक जितने भी मेंबर हैं ये सब MO यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन हीट कर दिया जाए तो MO नेचर का ये सब के सब MO फार्मूले का ऑक्साइड बनाएंगे। इसमें बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं सब बेसिक नेचर के हैं। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो आपको पहले से ही पता है कि एसिड और बेस दोनों के साथ ये रिएक्ट करेगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। थोड़ा सा हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। जितने भी ऑक्साइड्स हैं देखिए, ऑल दीज ऑक्साइड्स एक्सेप्ट BeO रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म स्प्रेंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना आप लोग कि जितने भी बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ करके जितने भी हमारे पास मेटल के ऑक्साइड हैं सब वाटर में डिसॉल्व होकर के स्प्रेंगली सॉल्युबल, मतलब कह सकते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि अगर सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर से हाई होती है तो हम सॉल्युबल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 0.1 से 0.01 के बीच में आती है तो हम उसको स्लाइटली सॉल्युबल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर 0.01 से भी बिलो आती है तो हम स्प्रेंगली सॉल्युबल की बात करते हैं। तो सब के सब वाटर में सॉल्युबल हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नहीं आएगी, 0.01 से मोल पर लीटर से बिलो ही आएगी। द सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि इनके हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दीजिए या थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दीजिए, बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर दीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर दीजिए। टॉप टू बॉटम ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगी, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस बेसिक देन एल्कली मेटल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड। किसी भी पीरियड की अगर हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करेंगे तो एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है और एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड उसके रिस्पेक्ट में लेस बेसिक है। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके आगे देखो हैलाइड्स की बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा बड़ा कॉमन पार्ट है। मेटल को डायरेक्टली हेलोजन कॉन्टैक्ट में लाया जाए, मेटल का हैलाइड बनेगा। हैलाइड हम लोग स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन को सेलेक्ट करते हैं, हेलोजन, ज़्यादातर हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो हैं, लेकिन अपने लिए सबसे ज़्यादा इजी गोइंग कर सकते हो जिनके रिएक्शन को हम लोग मैक्सिमम डिस्कस करेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन है। मेटल के ऑक्साइड जो कि बेसिक है, एसिड से रिएक्शन करा दिया जाए तो भी मेटल का हैलाइड बन जाएगा, वाटर लिबरेट होगा। मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर के हैं, तो अगर एसिड से रिएक्शन करा दिया जाए HX से तो मेटल का हैलाइड बन जाएगा और H2O लिबरेट हो जाएगा। इसमें BeH2 बेरिलियम के जो हैलाइड बनेंगे कोवेलेंट होंगे, बाकी जितने भी दूसरे एलिमेंट्स के अपने अदर मेटल के जो हैलाइड बनेंगे सब आयनिक होंगे एंड रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में ये सब के सब सॉल्युबल होंगे। इनके जो हैलाइड्स हैं, द एनहाइड्रस हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हाइग्रास्कोपिक। जितने भी एल्कली मेटल्स के हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड हैं, ये सब के सब फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मालिक्यूल एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे BeCl2 × 4H2O, MgCl2 × 6H2O।
ये जो अपना कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम लोग इनटेक करते हैं, इस कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम के सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए कॉमन सॉल्ट देखा जाए मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इस समय हम लोग क्या करते हैं, जो मार्केट से हम कॉमन सॉल्ट लाते हैं पैकेट में, उसमें ऐसे एजेंट मिले होते हैं जो कि उसके मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मल सॉल्ट अगर हम लोग ओपन रख दें तो उसके अंदर मैग्नीशियम के क्लोराइड और ब्रोमाइड एज अ इम्प्योरिटी अवेलेबल होते हैं और वही इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं कि अपना सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट वेट हो जाता है। ये NaCl का करेक्टर नहीं है, बल्कि NaCl के अंदर अवेलेबल कर सकते हो कि मैग्नीशियम के हैलाइड की इम्प्योरिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब आगे हम BeCl2 की बात कर लें, थोड़ा सा बड़ा कॉमन पार्ट है। सॉलिड स्टेट में BeCl2 पॉलीमर के फॉर्म में, चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें मिलेगा। इन सॉलिड स्टेट BeCl2 हैज़ अ पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। इन वेपर फेज इट एग्जिस्ट एज डाइमर which dissociate into the linear monomer at 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बेरिलियम क्लोराइड के सॉलिड स्टेट की बात करें तो पता है कि बेरिलियम क्लोराइड आयनिक नेचर का है और बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो बेरिलियम के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2 क्लोरीन से शेयरिंग से मिल गए, तो ये BeCl2 देखा जाए इस फॉर्मेट में रहेगा। अब जैसे इस बेरिलियम को 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हैं, 2 इसके पास थे, 2 शेयरिंग से हो गए, लेकिन ये जो क्लोरीन है दूसरे वाले BeCl2 का क्लोरीन, ये एक लोन पेयर इसको डेटिव बॉन्ड के थ्रू देगा और दूसरा वाला देखा जाए ये भी लोन पेयर एक डेटिव बॉन्ड के थ्रू देगा। तो अब इस बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पॉलीमेरिक नेटवर्क के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में BeCl2 एग्जिस्ट करेगा। अगर आपसे किसी ने सॉलिड स्टेट का कोई, मान लो इसका स्ट्रक्चर किसी ने पूछा, तो आपको एक पॉलीमर स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अगर हम इसको हीट कर दें, वेपर फेज में जाएगी तो 2 मॉलिक्यूल आपस में एग्जिस्ट होंगे। अब इस केस में बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, बेरिलियम के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डेटिव बॉन्ड से इसको मिलेगा, वही कंडीशन इसको आएगी। और अप्रॉक्स अगर हम 1200 केल्विन या उससे हाई टेम्परेचर ले आएँ तो उस केस में BeCl2 डाइमर के फॉर्म में भी नहीं रहेगा, ये लीनियर मोनोमर का फॉर्मेशन कर देगा जब ये एकदम से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक फॉर्म में अवेलेबल है, वेपर फेज में जब टेम्परेचर बिलो है, लो है, तो डाइमर के फॉर्म में है, और अगर टेम्परेचर 1200 केल्विन या उससे ज़्यादा रख दें तो लीनियर मोनोमर का फॉर्मेशन कर देगा। ये तो एक सिंपल से हैलाइड का कॉन्सेप्ट रहा है, आप लोगों को इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब इसके आगे देखा जाए, हम लोग सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे। इसमें पहले नंबर पर ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है तो उनको हम ऑक्सो एसिड का नाम देते हैं। जैसे H2SO4 है, HNO3 है, H2CO3 है, ऑक्जिलेट ऑक्जेलिक एसिड है, ये सब ऑक्सो एसिड में कंसिडर होते हैं। तो अगर ऐसे एसिड का हाइड्रोजन मेटल से डिस्प्लेस करा दिया जाए तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड का नाम देते हैं। द सॉल्ट्स कंटेनिंग 1 और मोर एटम ऑफ ऑक्सीजन सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, ये सब के सब ऑक्सो सॉल्ट हैं, क्योंकि ऑक्सो एसिड से इनको हमने उन्हें बनाया है। तो इसमें हमें स्पेशली 3 सॉल्ट का डिस्कशन करना है। एक तो सल्फेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट का डिस्कशन करना है। आप थोड़ा इसको ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं और कभी कभी इनमें कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे सल्फेट्स अगर है, मेटल को डायरेक्टली H2SO4 से हीट करा दिया जाए तो मेटल का सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल के ऑक्साइड को ट्रीट करा दिया जाए तो मेटल का सल्फेट बनेगा और H2O बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करा दिया जाए तो भी सल्फेट बनेगा। मेटल का कार्बोनेट अगर H2SO4 से ट्रीट करा दिया जाए तो मेटल का कार्बोनेट बेसिक है, ये भी सल्फेट बनाएगा और CO2H2 लिबरेट करेगा। और यहाँ पर मेटल बेरिलियम से बेरियम तक कोई भी हम ले सकते हैं। अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ये जो कुछ पॉइंट्स हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, हमेशा ध्यान रखना
सॉल्बिलिटी किसी भी सॉल्ट के डिस्कस करने के लिए आपको हमेशा एक तो लैटिस एंथैल्पी फैक्टर को लेना है और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी फैक्टर को लेना है किसी भी सॉल्ट को। लैटिस एंथैल्पी हाई है और हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस है तो सॉल्ट इनसॉल्युबल होगा, और अगर लैटिस एंथैल्पी मोर है और अगर लैटिस एंथैल्पी लेस है और उसके रिस्पेक्ट में उस सॉल्ट की हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई है तो सॉल्ट सॉल्युबल होगा। तो BeSO4 and MgSO4 आर हाईली सॉल्युबल, CaSO4 इज स्पैरेंगली सॉल्युबल, बट सॉल्ट ऑफ स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आर इनसॉल्युबल। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि BeSO4 और MgSO4 अगर हाईली सॉल्युबल हैं तो इसका मतलब बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के जो आयन बनेंगे वाटर में, इनका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी बिहेवियर आएगा वो इस सॉल्ट के लैटिस एंथैल्पी से हाई है। इसका हमेशा ध्यान रखना। दे रखा द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एंथैल्पी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब टॉप टू बॉटम लैटिस एंथैल्पी लगभग कांस्टेंट बना रहेगा, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो धीरे धीरे सॉल्ट की सॉल्बिलिटी कम होती चली जाएगी, इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हाईली सॉल्युबल हैं, कैल्शियम का स्प्रेंगली सॉल्युबल है और बाकी स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के इनसॉल्युबल है, क्योंकि यहाँ पर लैटिस की वैल्यू तो लगभग सब में कॉमन है, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर लोअर हो जाएगी। सल्फेट ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, जितने भी एल्कालाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स हैं अगर इनको स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा और SO3 गैस रिलीज होगी। SO3 गैस यहाँ पर बाहर हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो सॉल्ट की स्टेबिलिटी है ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। तो आप लोगों को इन्हीं सब बेसिस पर ध्यान रखना है, स्पेशली कि सल्फेट के सॉल्बिलिटी का क्या नेचर है, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, इन सब पर अपने को फोकस करने की ज़रूरत है। अगला हम कार्बोनेट्स की बात करना चाहेंगे। मेटल के हाइड्रोक्साइड को CO2 से ट्रीट करा दे तो मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा, और यहाँ पर मेटल का हाइड्रोक्साइड बेरिलियम से बेरियम तक कोई भी ले सकते हैं। ऑल कार्बोनेट्स आर आयनिक बट BeCO3 इज़ प्रोन टू हाइड्रोलिसिस। जितने भी कार्बोनेट्स हैं सब के सब आयनिक नेचर के हैं, लेकिन बेरिलियम कार्बोनेट देखा जाए इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, मतलब इजी गोइंग नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। दिस इज मेनली ड्यू टू डिक्रीजिंग हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ द कैटायन फ्रॉम बेरिलियम आयन टू बेरियम आयन। वही सेम केस लैटिस और हाइड्रेशन के बेसिस पर सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी को आपको डिस्कस करना। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल। मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, और जब मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो अपना रिजल्ट क्या होगा, उस केस में आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है आयनिक बॉन्ड की तरफ, आयनिक कंपाउंड की तरफ हमारा मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये अपने को कार्बोनेट के बारे में ध्यान रखना है। अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, नाइट्रेट की बात करना चाहेंगे। बड़े कॉमन पॉइंट्स हैं और इसको थोड़ा आप लोग देखिए। नाइट्रेट्स बनाने के लिए मेटल को डायरेक्टली, मेटल ऑक्साइड को डायरेक्टली HNO3 के साथ ट्रीट करा दिया जाए, मेटल का नाइट्रेट बनेगा। मेटल के हाइड्रोक्साइड को HNO3 से ट्रीट करा दिया जाए, मेटल का नाइट्रेट बनेगा। मेटल कार्बोनेट को HNO3 से ट्रीट करा दिया जाए तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा। ये सब मेटल नाइट्रेट बनाने की प्रोसेस है। बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक कोई भी हम M के प्लेस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी नाइट्रेट्स हैं, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्व इन वाटर एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड विथ NO2 एंड O2। जितने भी मेटल के नाइट्रेट हैं सेकेंड ग्रुप के, इनको अगर स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 गैस रिलीज होगी, साथ में ऑक्सीजन बनेगी। नाइट्रोजन की केवल एक ऐसी गैस है NO2 जो कि ब्राउन कलर की है, बाकी नाइट्रोजन के जितने भी गैसेज हैं सब कलर गैस हैं। आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके आगे देखा जाए, जैसा कि आपको पता है बेरिलियम का जो बिहेवियर है वो मैग्नीशियम कैल्शियम ऑनवर्ड्स के रिस्पेक्ट में एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैच करेगा डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। तो हम लोग कुछ पॉइंट जरा इसकी बात कर लेते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की सिमिलरिटी के पॉइंट्स क्या हैं। आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग सेलेक्टिव जरूर देना। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 1.5। बोथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड।
BeO एंड Al2O3 आर एम्फोटेरिक। अगर एम्फोटेरिक हैं तो एसिड और बेस दोनों में डिजॉल्व होंगे। आपको देखने से लग रहा है BeO HCl से रिएक्शन करके BeCl2 बनाएगा और वाटर लिबरेट करेगा। BeO NaOH से रिएक्शन करके Na2BeO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम बेरिलेट। ऐसे Al2O3 एसिड से रिएक्शन करके देखो सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ में NaOH के साथ रिएक्शन करके NaAlO2 सोडियम मेटाइलेट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। दोनों के जो कार्बाइड हैं बेरिलियम और एल्युमिनियम के, ये अगर वाटर से रिएक्ट करा दिया जाए तो मीथेन गैस लिबरेट करेंगे, Be2C प्लस 2H2O BeO प्लस CH4 Al4C3 प्लस H2O Al2O3 प्लस CH4। तो ये देखा जाए सेम नेचर दिखा रहे हैं दोनों के। बोथ आर मेटल्स आर वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। दोनों बेरिलियम और मैग्नीशियम वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के एलिमेंट्स हैं। अभी कुछ 4-5 कैरेक्टर अगर कभी क्वेश्चन इस पर आए तो आप लोग बड़े आसानी से दे सकते हो, अपने मार्क्स को पूरे के पूरे कवर कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं सेकेंड ग्रुप के इतने पार्ट को कवर करूँगा। इसके अगले वीडियो में 2 छोटे छोटे कंपाउंड हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के, स्पेशली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है और एक सीमेंट को कम्प्लीटली डिस्कस करना है। इतना पार्ट हमें और इस वीडियो में अगले वीडियो में कवर करने हैं। अब आप लोग इस वीडियो को देखना, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना, अच्छे से नोट्स बना सकते हो। और अगर कोई किसी बच्चे को कहीं डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करना। थैंक यू।